नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आज का हमारा विषय है, जैसे कि आज के सत्र में हम बल्कि यूट्रस को लेकर बात करेंगे। नमस्कार सभी को। तो आज के सत्र में, जैसे कि आज का हमारा एक अलग टॉपिक है, आज हम लोग अलग अलग ऑनलाइन मीडिया पर या अलग अलग जो क्लिनिक्स की एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वहां पर हम लोग देखते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन ये टर्म आजकल काफी जोरों पर यूज की जा रही है। बट क्या ये डिटॉक्सिफिकेशन आयुर्वेद के पंचकर्म से कोरिलेटेड है? इज देयर एनी रिलेशन? और डिटॉक्स करना, डिटॉक्स डिटॉक्स बहुत बार सारे लोग, ना केवल आयुर्वेदाचार्य बट आयुर्वेद को छोड़कर भी काफी लोग इसका प्रयोग करते हैं। और काफी, आप यूट्यूब पर जाइए, आपको मतलब 100 से ज्यादा, 1000 तो वीडियोस मिलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन को लेकर। और कई बार ऊम डिटॉक्सिफिकेशन, यूट्रस डिटॉक्सिफिकेशन, वजाइनल डिटॉक्सिफिकेशन, रिप्रोडक्टिव डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसे भी एडवर्टाइजमेंट आते हैं। तो सच में ये डिटॉक्सिफिकेशन है क्या? डिटॉक्सिफिकेशन यानी मेरे विचार से मुझे लगता है ये शोधन है। अब शोधन आयुर्वेद में, रसशास्त्र में हम शोधन करते हैं। जो द्रव्य या जिस प्रकार के सारे रस कल्प है या धातु है, उपधातु है, जिनका हम ऐसे सेवन नहीं कर सकते हैं, जो कई बार विषकारक परिणाम जिनका होता है, इन सभी को एक प्रकार से हम शुद्ध कराते हैं, शोधित करते हैं। तो ये हो गया शोधन। बट शरीर की शोधन की प्रक्रिया, जिसको आयुर्वेद में हम पंचकर्म कहते हैं, जो कि जरूरी होता है बहुत सारे व्याधियों में, यानी करीब करीब सभी व्याधियों में मुझे लगता है कि शोधन करना जरूरी बन जाता है। और इसी प्रकार से हम जैसे आमाशय का शोधन करते, किसी ने कुछ खा लिया, कोई वनस्पति, विषारी वनस्पति खा ली, तो हम लोग आमाशय धावन करते हैं, स्टमक वॉश, यानी ये भी एक प्रकार से आमाशय का शोधन हो गया। हम विरेचन करते हैं, जिसके साथ हम स्रोतसों का, आमाशय का, पक्वाशय का, अन्न व स्रोतस का डिटॉक्सिफिकेशन यानी शोधन करते हैं। यानी आमाशय या पक्वाशय में स्थित दुष्ट दोष, आम, अपक्व अन्न, क्लेद, ऐसे सारे विषारी तत्वों को, विषैले तत्वों को शरीर के बाहर निकाल देते हैं। एक प्रकार से आम ये भी विषैला तत्व है, जो जाकर अलग अलग स्थान में जाकर अलग अलग रूप से शरीर को आक्रमित करता है, व्याधि निर्माण करता है। इसी प्रकार से गर्भाशय शोधन क्या है? गर्भाशय शोधन ये एक बहुत ही रूटीन, हम इसको ले सकते हैं रूटीनली। जैसे अभी गर्भाशय शोधन की आवश्यकता क्या है? यूट्रस डिटॉक्सिफिकेशन या वजाइनल डिटॉक्सिफिकेशन कब करेंगे, कौन से व्याधियों में करेंगे? इसके लिए हमें थोड़ा सा बल्कि यूट्रस को समझना होगा। व्हाट इज बल्कि यूट्रस? आप लोग सभी जैसे यूएजी करवाते हैं पेशेंट्स के लिए, तो रिपोर्ट आता है, और आई थिंक मैक्सिमम टाइम 40 to 50% केसेस में यूएजी रिपोर्ट में यहाँ पर बल्कि यूट्रस ऐसा रिपोर्ट होता ही है, दिखता ही, इंप्रेशन आता ही है। सो बल्कि यूट्रस इज नथिंग बट स्वेलिंग और इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्राइन वॉल। और ये बहुत कॉमन है, जैसे कि मेनोपॉजल एज में, या कई बार जैसे कि प्रेगनेंसी में, या मेंस्ट्रुएशन के बाद, सुतिका अवस्था में, आफ्टर अबॉर्शन, ऐसे कई सारे कंडीशंस में यूट्रस में थोड़ी सी सूजन होती है। और इसी सूजन को एलोपैथी डॉक्टर्स फिर लाइक गर्भाशय पर सूजन है, और फिर हिस्टेक्टोमी सजेस्ट की जाती है और सर्जरी सजेस्ट की जाती है। बट इसको, इस सूजन को हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गर्भाशय शोधन। यहाँ पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। अभी थोड़ा और मैं डीप में जाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कंसेप्ट हम लोग समझ ले। गर्भाशय ये किससे बना है? गर्भाशय, यूट्रस, इट इज आशय, आशय अवस्थान प्रदेश, अंतकोष्ठ, महास्त्रोतस, कोष्ठ, आशय यानी आकाश महाभूत। इसी के साथ साथ गर्भाशय इट इज मेड अप ऑफ मसल, माउस टिश्यू, मांस धातु, रक्त, मेद, इन सभी से गर्भाशय बना है।
और मांस और रक्त से ये बना है, जैसे कि शोणित कफ प्रसादम हृदय, यानी शोणित और कफ के प्रसाद भाग से हृदय बना है, यानी रक्त से। इसी प्रकार से पुंडरीनिकेन सदृशन जिह्वा शोणित और रस रक्त मांस से जीवा बनती है। ऐसे ही हर एक अवयव की उत्पत्ति बताई उसमें। गर्भाशय ही एक मांसल अवयव है, इसीलिए गर्भाशय का विचार करेंगे तो हमें मांस धातु का, रक्त धातु का विचार करना ही है। गर्भाशय ये अपान के क्षेत्र में आता है, तो अपान वायु की दृष्टि को हमें देखना, यानी गर्भाशय का शोधन या बल्कि यूट्रस को कैसे ट्रीट करेंगे, इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास अपान वायु, वात अनुलोमन, शोफर चिकित्सा, वेदना शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, हम लोग गर्भाशय में जो भी दुष्ट घटक है उनको निकालेंगे। अभी गर्भाशय शोधन की आवश्यकता जैसे बल्कि यूट्रस में होती है। बल्कि यूट्रस इट इज अ साइन ऑफ मेनी कंडीशंस, पीआईडी से लेकर एंडोमेट्रियम, फाइब्रॉइड, कई सारे जो व्याधि है इसमें बल्कि यूट्रस मिलता ही है। और इसको हम जाकर इस सूजन, इस इंफेक्शन को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हमारे पास जो भी सारे द्रव्य है। अभी गर्भाशय शोधन कब करना है, मेरे विचार से जैसे ये सारे कंडीशन है, इसमें ज्यादातर मामले में सुतिका अवस्था में, प्यूर पेरियल स्टेज में गर्भाशय शोधन की बहुत आवश्यकता होती है। एबॉर्शन के पश्चात गर्भाशय शोधन की बहुत अच्छी आवश्यकता है, क्योंकि एबॉर्शन में कई बार ऐसे होता है कि ब्लीडिंग कंट्रोल तो हो जाती है बट गर्भाशय में कुछ दुष्ट घटक रह जाते हैं, इनको पूरी तरह से निकालना होता है। टॉर्च इन्फेक्शन, एबॉर्शन रिपीटेड ऐसे हो गए, फिर मतलब पेशेंट आता है बोलता है कि अभी मुझे नेक्स्ट टाइम और कंसीव करना है, हम बोलते कि नहीं अभी रुको, अभी थोड़ा समय दीजिएगा, हम लोग थोड़ा गर्भाशय को ठीक करते हैं। और इसमें हम लोग गर्भाशय शोधन का विचार करें। सुतिका अवस्था के बाद, सुतिका महिला का एक नया जन्म होता है, एक बच्चा होना या डिलीवरी हो जाना, और इसके बाद सारे बदलाव शरीर में होते, गर्भाशय में बदलाव होते। गर्भाशय अपने स्थान पर लाने के लिए या गर्भाशय में जो भी दुष्ट घटक है उनको निकालने के लिए हम लोग सुतिका अवस्था में काफी ज्यादा प्रमाण में जो सारी दवाएं खिलाते हैं, दशमूलारिष्ट है ना, या फिर प्रताप लंकेश्वर रस है, सुतिका भरंद रस है, सुतिका विनोद रस है, सिंपली हमारा शुंठी सिद्ध जल है, हिंगू है, हिंगू वचादी चूर्ण है, सौभाग्य शुंठी पाक है, बहुत ये सारे बहुत सुंदर सुंदर कल्प जो है इनका प्रयोग हम उसी विचार से करते हैं कि ये मतलब गर्भाशय का शोधन हो जाए, ताकि गर्भाशय पुनः अपनी स्थिति में आ जाए। और फिर एबॉर्शन के बाद भी ऐसे कई सारे कंडीशन में हमें गर्भाशय का शोधन करना पड़ता है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसके और भी बताऊंगी कि बल्कि यूट्रस, बल्कि यूट्रस जैसे मैंने बताया ये एक सिंपल सा ये है कंडीशन है जिसमें यूट्रस की जो लाइनिंग होती है इसमें सूजन आ जाती है। जैसे कि प्रेगनेंसी में यूट्रस की साइज बढ़ जाती है और कई सारे जैसे बाकी के इसमें भी बढ़ जाती है, यानी यहाँ पर सूजन आती है बट ये एबनॉर्मल है। इट मीन्स दैट कि यूट्रस की साइज नॉर्मल नहीं है और इसके अंदर सूजन आने के कारण ही इसका शेप बिगड़ गया है, एंड इट अपीयर्स लाइक कुछ लाइक पियर शेप में ये हो जाता है। और इस प्रकार से ये नॉर्मल नहीं होता है जो आपके रिपोर्ट्स में आता है। अब इस बल्कि यूट्रस के साथ क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सबसे पहला एबनॉर्मेलिटीज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल, रजो विकृतियां, हेवी ब्लीडिंग या फिर थकान, लोअर एब्डोमिन में पेन, स्वेलिंग, सूजन, यूट्रस पर प्रेशर बढ़ जाता है, फिर हमें भी लाइक स्त्री को महसूस होता है कि कुछ अधो उधर में ऐसे गुरुता लग रही है, पीठ दर्द, मेनोपॉज के बाद भी कभी अचानक से ब्लीडिंग हो जाना, कभी कभी वजाइनल डिस्चार्ज, फिर उसमें पर्स या सिक्रेशंस, बार बार मूत्र त्याग की इच्छा, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स, जो कि फिर आगे थकान, एनीमिक हो जाता है पेशेंट, कभी कभी अचानक से जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहां पर बहुत ज्यादा मांस आता है, लोअर बॉडी जो होती है वो हेवी बनती है, तोंद निकलने लगती है, पेट बढ़ता है, लोअर एब्डोमेन का मांस बढ़ता है, कभी कभी फोड़े आ जाते हैं, एक्ने, और कभी कभी बाल यानी दाढ़ी मूछ के जैसे बाल भी आने लगते हैं महिला में, ब्रेस्ट में थोड़ा सा बदलाव, फीलिंग, कभी कभी पेट साफ ना होना, और जनरलाइज्ड वीकनेस, पेलनेस, ये सारे लक्षण हैं आपके यूट्रस में सूजन है तो। अभी इसका कारण क्या होगा, ये तो एक कॉमन समस्या है, जैसे मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव एज के सारी महिलाओं में आमतौर पर ये होता है। इसका सबसे पहले जैसे हम देखेंगे तो इट इज अ साइन ऑफ प्रेगनेंसी,
बट अभी जैसे कि अगर ये प्रेगनेंसी वाली कंडीशन नहीं है तो क्या क्या हो सकता है, फाइब्रॉइड, पेरीमेनोपॉज, पीसीओएस, पीआईडी, सिस्ट, एनी टाइप ऑफ ग्रंथि, कैंसर भी, एंडोमेट्रियल कैंसर में भी यूट्रस इलाज हो जाता है, बल्कि बन जाता है। सिस्ट में तो बनता ही है, जैसे कि सिस्ट यानी इट इज लाइक अर्बुद फ्लूइड फिल्ड सैक। पीसीओएस में तो बिल्कुल कि जैसे ये हार्मोन्स के इम्बैलेंस के साथ भी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है इरेगुलर शेडिंग उसकी होने लग जाती है। पेरीमेनोपॉज में भी इसी प्रकार से फ्लक्चुएटिंग हार्मोन्स होते हैं जिसके साथ भी यूट्रस की साइज काफी बढ़ सकती है। और इसी के साथ ये बल्कि यूट्रस बन जाता है जिसके कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया। फिर ये कभी कभी इनफर्टिलिटी, कभी कभी प्रोलैप्स, कभी ब्लीडिंग ज्यादा होना, हेवी मेंसेस या कोई इन्फेक्शन, पेट दर्द, यूटीआई इन्फेक्शन। हमेशा से ध्यान में रखिए, मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि महिलाओं के शरीर के सारे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एंड सो इन्फेक्शन ऑफ ऑल यानी किसी भी मूत्र मार्ग का, मल मार्ग का इन्फेक्शन, अपत्य मार्ग का इन्फेक्शन हो तो एक दूसरे के साथ इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पेन भी इसी प्रकार से होता है, यानी यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरिन का पेन है तो कई बार फीलिंग ऐसी होती है कि समझ में नहीं आता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। हमें बहुत डिटेल में हिस्ट्री, बहुत डिटेल में अच्छे से एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ती है। कभी कभी गैस के कारण भी कैंप्स होते हैं, हम सिंपली अनुलोमन दे देते हैं तो भी पेशेंट को अच्छा फील होता है। वात, यहाँ पे फिर से वात इन्फेक्शन। सो डायग्नोसिस कैसे करें? फॉर द डायग्नोसिस यू मे गो विद द यूएसजी, नॉर्मल यूएसजी आप इसमें विचार करें, और अलग अलग पेशेंट की हिस्ट्री में कुछ आपको मिल रहा है क्या, कुछ कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स है क्या, और बाकी कुछ मेडिकेशन चल रहे हैं क्या इसको भी, या कोई आईयूडीज है क्या, जो भी है इस सभी का हमें विचार कर कर ही यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि ये बल्कि यूट्रस है। सो इसमें बल्कि यूट्रस कैन बी ट्रीटेड बाय शोफहर, वेदना शमन, वात शमन, गर्भाशय शुद्धि, दीपन, पाचन, इन सभी के साथ हमें इसका विचार करना होगा कि बल्कि यूट्रस है तो गर्भाशय शोधन कैसे करेंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन या शोधन ये बहुत ही आम तरीका है। जिन जैसे कुछ भी ऐसे समस्या आपको लग रही है तो वहां आप गर्भाशय शोधन के साथ चलते, जहां पर भी आपको लग रहा है नथिंग लाइक एवरीथिंग इज नॉट नॉर्मल, यानी कभी ऐसे लगा कि कुछ डिस्चार्ज हो गया बीच में, भले वो श्वेत पदर ना हो, कभी कभी लगा कुछ ऐसे येलो या व्हाइटिश डिस्चार्ज है, कभी लगा कि खुजली है, वजाइनल इचिंग है, कभी लगा इम्बैलेंस है पीएच, वजाइनल पीएच में, मेंटली भी आप स्ट्रेस में हो, आपका जो अपत्य मार्ग है वो भी कभी कभी अचानक से अलग लगा, सोलन लगा, सूजन आ गई, फिर कभी सिस्ट, फाइब्रॉइड ये तो है ही, कभी यूरिनेशन के समय आपको अलग सेंसेशन महसूस हुआ कि कुछ प्रेशर हो रहा है, कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज हैपनिंग, स्टिंगिंग और पेन, जैसे सामान्य क्रिया के दौरान, सहवास के दौरान। तो इस सारे कंडीशंस में इसका मतलब है आपके गर्भाशय में किसी प्रकार से घटक है, विषैली तत्व है जो यहाँ पर संचित हो रहे हैं धीरे धीरे, ये संचय अवस्था कह सकते हैं, और आगे चलकर ये व्याधि का कारण भी बन सकती है। और इसीलिए हम यहाँ पर इसके लिए गर्भाशय का शोधन करने का विचार कर सकते हैं। सो गर्भाशय शोधन ये बहुत सिंपल तरीका है डिटॉक्सिफिकेशन, जिसके साथ आप बहुत अच्छे से इन सभी छोटी मोटी समस्याओं के साथ सामना कर सकते हैं। अभी इसके लिए क्या करेंगे? पंचकर्म ही इसका उत्तर है, बिल्कुल है, बट हर बार हम सारे पंचकर्मों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया वातानुलोमन, शोफर, वेदना शमन, बस्ती का प्रयोग, आप निरूह अनुवासन करिए। कई बार पेशेंट घबराते हैं, उत्तर बस्ती में स्किल लगता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो वहां पे मात्रा बस्ती का प्रयोग करिएगा। यूट्राइन डिटॉक्स यानी आप इसको सिंपल तरीके से मैं बताऊं, योनि धावन से भी, यानी वजाइनल डश विद त्रिफला, त्रिफला जो कि एक त्रिफला के ऊपर रिसर्च हुआ है, त्रिफला एंटी कैंसरस भी है, आज महिलाओं में काफी प्रमाण से, काफी रूप से कैंसर का प्रमाण बहुत बड़ा है, और इसमें मुझे लगता है कि हम समय पर ही इन सभी बातों को समझकर पेशेंट को बीच बीच में ऐसे धावन को, धावन यानी सिंपली परिचय आप अवगाहन कर सकते, वॉट एवर इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ यूट्रस डिटॉक्सिफिकेशन, ये स्थानिक डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, अपत्य मार्ग का स्थानिक डिटॉक्सिफिकेशन है अगर आप धावन करते हो, ठीक है, यूट्रस का तो नहीं होगा,
बट लोकल जो चाहिए हमें स्थानिक चिकित्सा के रूप में जो अपत्य मार्ग है उसको अगर शोधन करना है, वेजाइनल डिटॉक्सिफिकेशन का ये तरीका है। एंड इट्स रियली ग्रेट कि आप आराम से इसमें धावन प्रक्रिया से सिंपली जो भी टॉक्सिन्स है, अभी जैसे मैं और रिपीट करूंगी, यूरेथ्रा, एनस, दे आर आल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन स्प्रेडिंग ऑफ टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस। अंडरलाइन सारे मतलब वहां के जो भी एरियाज है, लेबिया एंड अदर ऑर्गन्स, अंडरलाइंग ऑर्गन्स या जो भी है उनमें भी ये पैथोजन चले जाते हैं। तो इसके लिए भी आपको इस प्रकार से ये धावन कर सकते हैं। फिर हमारे पास बस्ती है बेनिफिशियल, आप सिंपल बस्ती करिएगा जो त्रिफला दशमूल का हो सकता है। एक आप अगर बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते हैं तो आप जैसे अनुवासन एक तिल तेल का, फिर निरूह का यानी दशमूल का, और फिर एक तिल तेल का, ऐसा भी कर सकते हैं। आप मात्रा बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, अनुवासन का प्रयोग कर सकते हैं, आप मसाज कर सकते हैं जो कि शतावरी है, बला है, चंदन बला लाक्षादी है, जो कि जैसे मैंने ये कारण बताया ना कि सर्कुलेशन इंप्रूव करना है, पीएच इम्बैलेंस है, सूजन है और इचिंग है, सारे इन कारणों के लिए भी मसाज जो बहुत अच्छे से काम करेगा। आप इसका उपयोग जरूर करके देखिएगा। वात शमन का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। लोअर एब्डोमिन, थाई रीजन में मसाज करना, स्पेसिफिक ऑयल, स्पेसिफिक प्रकृति देखिए पेशेंट की, और इसके साथ आप ये काम करिएगा। इसके साथ साथ आजकल कई सारे मार्केट में हर्बल टीज है। मुझे लगता है हर्बल टी की हमें जरूरत नहीं है। वी कैन डू इट विथ आवर आयुर्वेदा हर्ब्स लाइक तुलसी, जीरक, शुंठी। ये इतने सुंदर डिटॉक्सिफिकेशन के ये है, हर्ब्स है, द्रव्य है, आप बिलीव नहीं करेंगे, सच में इसका बहुत सुंदर रिजल्ट मिल जाता है। जीरक, तुलसी, शुंठी, आप मंजिष्ठा चूर्ण है, और या फिर पुदीना भी डाल सकते हो, अजवाइन डाल। मैंने इसके ऊपर कई बार बोला है, मैंने अलग से पानक कल्पना को भी पढ़ाया है, बट रियली दे आर गुड एंड बेनिफिशियल टू मेंटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हार्मोनल इम्बैलेंसेस। आप तुलसी की भी चाय सिंपली पी सकते हो जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करती है। आप को कोई फैंसी ग्रीन टी की शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री, ये इतना मतलब बवाल मचा रहे। आई थिंक डोंट गो विथ ऑल सच थिंग्स। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बट इट्स वेरी क्लियर कि हमारे पास इतने शक्तिशाली हर्ब्स है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। कल्प में बताती हूँ आपको, जो कि खास करके इस बल्कि यूट्रस के लिए बहुत अच्छा काम करता है, पत्रांगासो। पत्रांगासो ये भेषज रत्नावली का कल्प है, और अशोकारिष्ट पत्रांगासो दोनों को कंबाइन करके, या पत्रांगासो आप ऐसे भी दे सकते, पत्रांग का चूर्ण दे सकते हैं। आप शुगर फ्री की जरूरत नहीं, आप थोड़ा थोड़ा शुगर, व्हाइट शुगर जो है धीरे धीरे कम करिए, बट डोंट गो विद ब्राउन शुगर, ब्राउन ब्रेड। कोई ब्राउन ब्रेड बनता नहीं, कोई ब्राउन पिज्जा बेस नहीं होता है। आप देखिए, जाकर सर्च करिए, उसमें ऐसे दावा किया जाता है, बट देयर इज अ मैदा, मैदा ही होता है उसमें, आटा नहीं होता है गेहूं का। इसमें आपके जो लोअर बॉडी पर ये करने वाले जो सारे प्राणायाम है, बद्ध बंद है और आसन पोज है, उसका भी काफी सुंदर परिणाम होता है। शंख प्रक्षालन बहुत अच्छा आपको डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ ले जाएगा। अश्विनी मुद्रा, बहुत सारे इसमें ये है। और फिर आपको जैसे पीछू मैं हमेशा बताती हूँ, और इस पीछू कल्पना का अभी हम बीच में मैंने एक बार बताया था कि धान्याम्ल कांजी, कांजी का परीक्षण करिएगा, इट विल बैलेंस। कांजी यानी खट्टापन है, खट्टापन है, फर्मेंटेड है। सो फर्मेंटेड यानी योगर्ट या दही छाछ में नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं। यू कैन यूज विनेगर टू। कोकोनट ऑयल एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। सो कोकोनट ऑयल का पीछू, कोकोनट ऑयल का आप मसाज के लिए प्रयोग करिए। क्यों, आपको क्या जरूरत है, ये तो सिंपल तरीके से आप इस प्रकार के बल्कि यूट्रस एंड यूट्रस जो क्लीनिंग करना है, आपको शोधन करना है, इसके साथ चल सकते हो। इसके साथ बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं लाइक वमन, विरेचन, बस्ती, ये तो है ही, बट जैसे मैंने बताया ये भी टॉक्सिन्स को रिलीव करते ही है। बट हम ऐसे सोचते हैं ना कि गायनिक रिलेटेड है तो गर्भाशय नाम या यूट्रस नाम सुनते ही डिटॉक्सिफिकेशन का हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से आपका यूट्रस, पेशेंट का यूट्रस डैमेज है, ये इसके लक्षण क्या है, when there is a need of this type of detoxification कब होती है। जैसे मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए। मेंस्ट्रुअल क्या, अचानक से आपको लग रहा है कि मेंस्ट्रुएशन में बदलाव है, क्रैम्प्स आ रहे,
पहले तो नहीं होता था, पीरियड कई इरेगुलर हो गए, कभी कभी अचानक से पेट में दर्द या लोअर बॉडी में दर्द है, पेन आया आपको कहीं पर भी, और फिर आप कंज्यूम नहीं कर पा रहे, मेनोपॉज में भी दिक्कतें आ रही है। सो इस प्रकार आप वहां पर भी देखिए, आपको और मैं बताऊंगी आपके खान पान के तरीके में भी बदलाव करके, जैसे मैंने ये इतना सारा पानक बताया, ऐसे ही आप खुद से भी बनाकर घर के घर में डिटॉक्स कर सकते हैं। दैट मीन्स आप हल्दी का उपयोग करेंगे, हल्दी और गर्म पानी, शुंठी और गर्म पानी, जीरक, फ्लैक्स सीड्स और गर्म पानी, बीट रूट बहुत अच्छे, फ्लैक्स सीड्स भी काफी अच्छे से गर्भाशय का शोधन करती है, बहुत अच्छे से सूजन कम करती है। ये जो आपके घर के सारे मसाले हैं, आपको मैं मतलब रोज मेरे इसमें आता है, क्योंकि ये सच में काम करते हैं। ये सूजन कम करते हैं, लिम्फेटिक ड्रेनेज को बढ़ाते हैं, और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो आई थिंक कि फिर इन्फेक्शन या कुछ होने की समस्या ही नहीं है ना, कुछ आपका इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। हाँ, इसके साथ में आपको जरूर बताना चाहूंगी, आजकल महिलाओं में भी काफी मात्रा में कुछ आदतें होती है आजकल, फैशन, स्टेटस सिंबल, और मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल के चलते कई बार कुछ अल्कोहल, टोबैको या लाइक स्मोकिंग, इस प्रकार की गलत चीजों का भी सेवन किया जा रहा है। एक स्ट्रेस है, कंपटीशन है, इसको रिलीव करने के लिए कई सारे गलत बातें हो रही थी। इसके साथ भी एक और अच्छा हब मैं बताऊंगी, आप मतलब शतावरी तो अल्टीमेट बहुत ही अच्छा सुंदर है, बट एक दूसरा बहुत अच्छा द्रव्य है गोक्षूर। गोक्षूर इज रियली ग्रेट इन प्रोमोटिंग द हेल्थी यूट्रस। सो गोक्षूर आप किस भी प्रकार से दे सकते हैं, ले सकते हैं। अभी गोक्षूर के साथ अगर आपने पुनर्नवा मिला दिया, और एक तीसरा मैं बताऊंगी मंजिष्ठा, गोक्षूर, पुनर्नवा एंड मंजिष्ठा, दीज थ्री आर द वंडर ड्रग्स फॉर गर्भाशय शोधन। पुनर्नवा सूजन, पुनर्नवा, गोक्षूर, मंजिष्ठा पर तो हम अलग अलग एक एक घंटा बोल सकते हैं, इतने अनगिनत इसके फायदे। और अशोकारिष्ट की अभी मैंने बात की थी, ये तो मतलब स्त्रियों का, महिलाओं का दोस्त माना जाता है, जो कि हर प्रकार की आपके प्रॉब्लम्स की एक ही सॉल्यूशन है। सारे मतलब सारे प्रकार के प्रदर हो गए इसमें। मैंने कुछ योगा बताया आपको, उसके साथ में और बताऊंगी कुछ योगा। कोबरा पोज, भुजंगासन, बेस्ट फॉर यूटरस, बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई पोज, फिर सेतु बंधा सर्वांगासन यानी ब्रीच पोज, ये भी बहुत अच्छे से आपको प्रमोट करता है। त्रिफला को मत छोड़िएगा, त्रिफला लाइफ टाइम आपका साथ देगा, बच्चों से लेकर त्रिफला आपके बुढ़ापे तक, मेनोपॉज तक त्रिफला सुंदर काम करता है। त्रिफला का काढ़ा, दहन के लिए त्रिफला चूर्ण लीजिए, और मैंने जैसे बताया त्रिफला ये एंटी कैंसरस भी है। शतावरी को मत छोड़िए, बीच बीच में हफ्ते में एक बार आप शतावरी और ये पुनर्नवा, मंजिष्ठा, गोक्षु डालकर काढ़ा पी लीजिए। आपके पास कितने सुंदर, आपको मैं मतलब ऐसा नहीं बताऊंगी मैं आपको कि आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, वो सारा करिए, बट इसके साथ इसको भी करिए ना। आप हफ्ते में 2 बार की चाय में आपके ये द्रव्य मिला दीजिएगा, काढ़ा बनाकर पी, क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ये सिंपली हम लोग कर सकते हैं इसको। इसमें बड़ा कुछ मतलब पैसा भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, इतने सुंदर तरीके से आप इस प्रकार से इन सभी चीजों के साथ आपको जो सारी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में बता रही, बहुत सिंपल तरीके से आप इस यूट्रस लाइनिंग या जो सूजन आई है, जो बल्कि यूट्रस की बात हो रही, इसके लिए बहुत अच्छे से आप इसमें काम कर सकते हो, बहुत अच्छे से आप इसको डिजोल्व कर सकते हो। कोई इसमें आपको ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ ट्रीटमेंट लेने की, सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत नहीं है। ये आपका एक तरीका है गर्भाशय शुद्धि का या यूट्रस डिटॉक्सिफिकेशन का, जो हार्मोन्स को सही कर देगा। ये देखिए आपका मतलब पुनर्नवा, गोक्षूर, मंजिष्ठा, शतावरी, एक और मैं बताऊंगी कुमारी, कुमारी को भी नहीं भूलना है। कुमारी या कृष्ण बोर्ड बहुत अच्छे से गर्भाशय का शोधन करती है, और इसका प्रयोग किया जाता है। इस दूसरा एक मैं बताऊं जो सूजन भी कम करता है, और वेदना का शमन भी कम करता है, और वेदना का शमन करता है, और गर्भाशय को बल देता है, यूट्रस को स्ट्रेंथनिंग देने वाला विदारी कंद बहुत अच्छा है। विदारी कंद का घृत भी बनता है, विदारी कंद तो हम लोग ग्रहण के लिए बहुत अच्छा उपयोग भी करते हैं। गुगुल भी यूट्रस को स्ट्रेंथ देता है, गुगुलू। एंड गुगुलू तो हम जानते हैं वातशमन है, प्लेन पेन को कम करता है, सूजन को कम करता है। अशोक लोध्र एक और ऐड करिएगा, ये भी
आपके यूट्रस में जो शिथिलता, जैसे सूतिका अवस्था में देखिए, सूतिका में यूट्रस का जो लाइनिंग या फिर बाकी जो उसको ये करने वाले, होल्ड करने वाले जो स्ट्रक्चर्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, उसमें भी बहुत ज्यादा उसका टोन कम होता है। तो इसके टोन को बढ़ाने के लिए, टाइट करने के लिए बिल्लोधर अच्छा काम करता है। एस्ट्रीजेंट हर्ब है, कषाय रस वाला है, जो यूट्रस को अच्छे से होल्ड करने में मदद करेगा। एंड सो इट इज ऑल्सो एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी स्पाज्मोटिक, जो लोध्रासो हम लोग रक्त प्रदर में यूज करते हैं इस प्रकार से। और फिर एक बात और हमेशा से ध्यान में रखिएगा, आपका ये जो ये है बल्कि यूट्रस है, किस एज में है, पित्त के एज में है, वात के एज में है। हमेशा से जैसे पित्त का प्रभाव शरीर पर ज्यादा होता है फ्रॉम अगर, क्योंकि आयुर्वेद में जो वय का विभाजन किया है 18 साल से करीब करीब 60 या 70 साल तक अलग अलग आचार्यों ने मध्यम वय माना है। यानी हम लोग ज्यादा से ज्यादा, हमारी जो आयु होती है, सारे लोग यानी महिला और पुरुष सभी लोग हम पित्त अवस्था में ज्यादा काल जीवित रहते हैं। यानी पित्त अवस्था हमारे लिए बड़ी लंबी होती है। बाल्यावस्था तो छोटा है और वृद्धावस्था का भी कुछ भरोसा नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा समय हमारा किसमें चला जाता है, पित्त डोमिनेंट स्टेज में। कि आपकी प्रकृति कोई भी हो, बट ज्यादा से ज्यादा मनुष्य का जीवन पित्त काल में व्यतीत होता है। और इसीलिए आपको पित्त शमन हमेशा ध्यान रखिए, पानी का पीना या फिर प्राणायाम से, खान पान से। और आजकल इतना एक वो भी मैं बताना चाहूंगी, आपके खान पान में फाइबरस फ्रूट ज्यादा होने चाहिए। एस्ट्रोजन को भी आप, महिलाओं के लिए खास करके एस्ट्रोजन, आजकल लोग सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। महिलाएं रोज दो चार, मेरा विचार, मेरा मतलब ऑब्जर्वेशन ये है कि हर महिला कभी ना कभी दिन में एक दो बार तो वेट को लेकर चिंतित होती है, और कोई ना कोई नुक्सा देखते चली जाती है, और कोई ना कोई वीडियो देखती है कि मेरा वजन तो नहीं बढ़ रहा है। बट डोंट गो विथ सच नॉनसेंस थिंग्स। आपको सच में, आपके बस आपको अच्छा रहना है, खुश रहना है, आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखना है। और फिर, और इसी विचार के साथ महिलाएं खुद घी का सेवन नहीं करते, सबको खिलाती है, बट खुद कुछ नहीं खाएंगी, आलमंड्स नहीं खाएंगी, लड्डू नहीं खाएंगे, घी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि वजन बढ़ता है। बहुत कम महिलाएं होती जो कि इस प्रकार से सारी चीजों का आनंद लें। तो इसको आप जरूर यूज करें आपके डाइट में, इन सभी बातों को। इसमें मेरा थोड़ा सा और एक विचार, मैंने अभी अभी जिसको मैंने, मुझे मतलब महसूस हुआ कि बादाम या आलमंड्स जो होते हैं ना, दे आर हाईली प्रोटीनियस, और इसको हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं। इसका आलमंड का जो कवर है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन यानी पित्त को बढ़ा देना। तो आलमंड्स को आप मतलब भिगो कर ही खाइएगा। फिर घी है एक महिलाओं की हेल्थ के लिए, और एक दूसरा होता है पंपकिन सीड्स, जो मेवे में वगैरह या मिष्टान्न में या स्वीट्स में वगैरह डाला जाता है। उसको आप जरूर मतलब अपने डाइट में किसी भी रूप से इसको जरूर समाविष्ट करिएगा। बहुत अच्छे से ये आपको मदद करने वाले हैं। एक जैसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, इसमें मेरा और कुछ और अच्छे से द्रव्य मेरे पास है, जिसमें मैं दशमूल कषाय को नहीं भूलना है। ये भी गर्भाशय का शोधन करता है। यानी आप प्यूबर्टी के एज वाली लड़की आपके पास आती है और उसको कुछ समस्या है इसको लेकर, पेट में दर्द हो रहा है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो क्या देना, हम वहां पे कुछ डिटॉक्सिफिकेशन का नहीं सोच सकते, बट आपके पास ये ऐसे द्रव्य है जो कि वेदना का शमन, वात का शमन करेंगे। यानी स्पेसिफिकली दशमूल कषाय, पत्रांगासो, ये जो एक प्रकार से ग्रोथ हो रही है, उस ग्रोथ को अरेस्ट करने के लिए अच्छा काम करेंगे पत्रांगासो, और ये स्तंभन भी काम करेंगे ये। एंड ये फिर आप आराम से जैसे दे सकती है इन ऐसे सारे केसेस में जहां पर आपको, जैसे मैंने बताया कि शोफहर रक्त स्तंभन की भी जहां पर बहुत ज्यादा बहाव हो रहा है, वहां पर एक और अच्छा जीरक का आप कोई भी ऑप्शन चुन लीजिएगा, और इसके साथ घृत, जीरक चूर्ण और घृत बहुत अच्छे से। इसी के साथ हमारे यहाँ मैंने एक शॉर्ट प्रोजेक्ट भी करवाया था, जिसमें शुद्ध हिंगू और घृत सूतिका अवस्था में हमने इसके ऊपर ये किया था 20 पेशेंट्स में इसका। तो बहुत अच्छे से, जो सूतिका में हमें जरूरत होती है ना, सूतिका में जो मक्कल है, सूतिका में जो प्यूरपेरियल पेन होता है, और कुछ पेट में भी अलग सा महसूस होता है, और सूतिका में अपान की भी पूर्ति होती है। इसके लिए हमें वहां पर सोचना पड़ता है कि हम लोग क्या क्या करें। अपान को करेक्ट करना है, आपको वात का शमन करना है, स्नेह गुण देना है, गर्भाशय के विषैले तत्वों को भी निकाल देना है,
और फिर सामान्य रूप से उसको गर्भाशय को लाना है, सामान्य साइज पर लाना है, ऐसे सभी बातों का हमें विचार करना होता है। एंड सो शुद्ध हिंगू, जो कि बहुत अच्छे से आप घर में हिंगू का प्रयोग हम लोग खाना बनाने के लिए करते हैं ना, फोड़नी में डालते हैं, अलग अलग चीजों में डालते हैं, दाल में डालते हैं। एंड हिंगू आप सिंपली घृत में भर्जित करके यूज कर सकते हैं। और क्योंकि घृत में भर्जित करने से क्या होगा ना, उसकी तीक्ष्णता कम होगी, क्योंकि हिंगू उष्ण गुण वाला है। और इसी उष्ण गुण के साथ ये योग रत्नाकर ने स्त्री रोग अधिकार में बताया है, जो उष्ण गुण वाला है, बट स्टिल इट इज यूजफुल इन वात शमन, हिंग जिसको बोलते हैं। एंड सो हिंग का प्रयोग आप आराम से कर सकती है। इसके अंदर जो तत्व है, इसमें जो तत्व है वो काफी अच्छे से सूजन को कम करते हैं, वेदना को कम करते हैं, वात का शमन करते हैं, एंड दे बैलेंसेस द कफ एंड वाता। हाँ, पित्तों को बढ़ा देते हैं, इसीलिए पित्तों को ना बढ़ने दे, इसीलिए घी के साथ इसका सेवन करना है, घी के साथ इसको भर्जित करिएगा, तो फिर ये पित्तों को भी नहीं बढ़ाएंगे और कफवात का शमन करेंगे। आप ऐसे सारे हिंगू तो बाकी फिर हम वात शमन के लिए काफी सारे डिसीज में दे सकते, बट आज का हमारा जो मोटो है कि गर्भाशय का शोधन कैसे करें, और इसी को लेकर आज के सत्र में हम लोग बात कर रहे हैं कि गर्भाशय के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं। इसमें मैं तुलसी का नाम भी जरूर ऐड करूंगी। तुलसी बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन करती है, और इसीलिए तुलसी को भी हमें नहीं छोड़ना है। शुंठी भी करती है, शुंठी को तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक और मैं बताऊंगी, जो एक फूल के रूप में मिल जाता है, मैरीगोल्ड, सूर्य इसके फूल, मैरीगोल्ड के जो फ्लावर होते हैं ना, जो बहुत ही अच्छा यूट्रस को क्लींज करते हैं। मैंने एक बार मैरीगोल्ड को लेकर एक सेशन भी किया पूरा। और मैरीगोल्ड की आप ये बनाइए, चाय बनाइए इसकी, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को भी ये ईज करता है और क्रैम्प्स को भी ये करता है। एंड ये आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन को भी डिस्टर्ब नहीं करता है। बट हाँ, प्रेगनेंसी में नहीं लेना है, और बाकी टाइम पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से यूट्रस को शोधित करता है। इसके साथ एक फल आता है रास्पबेरी करके, जो कि आप खा सकते हैं। आप जो भी फॉर्म में आपको ये मिले, आप जैसे आपने मुरब्बा बना दिया, कुछ इसका मिष्टान्न बना दिया, ऐसे करके आप इसको खाते हैं, तो ये भी गर्भाशय के मसल्स को टोन देने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। आपका गर्भाशय ओरिजिनल साइज पर लाने के लिए, अभी जैसे सुतिका अवस्था में ब्लीडिंग को कम करने के, कई बार सुतिका में एक एक महीना ब्लीडिंग होती रहती, सूजन होता है गर्भाशय पर, तो इसको कम करने के लिए, यूट्रस को प्रॉपर साइज में लाने के लिए, इसमें जो फेरुलिक एसिड करके है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा और यूट्रस के मसल्स को सपोर्ट करेगा। और इसीलिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। रास्पबेरी जो फल है, एंड इस फल में काफी बाकी के भी तत्व बहुत अच्छे हैं, कैल्शियम है, आयरन है, विटामिन भी मिल जाते हैं, जो कि इस प्रकार से लिया। बट हाँ, इसका भी उपयोग आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना है, तो आपको पूरे अच्छे से सोच समझ कर ही इसका प्रयोग करना है, जो आपके लिए भी मतलब सेहतमंद हो, जिसके साथ फिर कोई कॉम्प्लिकेशन भी ना हो। ऐसे सभी का आपको यूज करके ही चलना है। इस प्रकार से गर्भाशय शोधन का जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, ये आज के सत्र में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड मुझे लगता है इसके साथ एक और इसके पत्ते भी आते हैं, जो वो भी अच्छे से गर्भाशय का शोधन करते हैं। एंड ये एक बिछुआ पट्टे करके आते हैं, ये नेटल लीफ है। नेटल लीफ का भी उपयोग आप गर्भाशय के शोधन के लिए कर सकते हैं। एंड ये मिनरल से भी भरपूर है, और अस्थि धातु का तत्व बढ़ाने के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। बट जैसे मैंने बताया, आप इसको अच्छे से सोचकर और प्रेगनेंसी में ऐसे इसका न यूज करते हुए बाकी टाइम पर आप इस प्रकार से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के सत्र में हमने डिटॉक्सिफिकेशन की कैसे विचार करें, डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, जिसमें हम अपान को करेक्ट कर रहे, जिसमें हम गर्भाशय को पुनर्स्थापित कर रहे, सूजन कम कर रहे, हम वेदना का शमन कर रहे, और नॉर्मल रेगुलर मेंस्ट्रुएशन, नॉर्मल रेगुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ लीडिंग टू रेगुलर ओव्यूलेशन, रेगुलर फर्टिलाइजेशन, सारी बातों को आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। यही आपका गर्भाशय का डिटॉक्सिफिकेशन है। इसके साथ आप एक और मैं जैसे बताऊंगी, बेस्ट गर्भाशय का शोधन करेगा, हिंगू का मैंने बता दिया। दूसरा है, आपको
लाइक बाद में जैसे पेशेंट को कंटिन्यू देने का है तो आप दे सकते हैं तिल तेल, सेंधव, मधु, मिश्री और मदन फल, इसकी निरू बस्ती आप देंगे। सहस्त्र तेल की मात्रा बस्ती ये कभी भी आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ एक और कृष्ण बोल की मैंने बात की थी, और एक दूसरा है जटामांसी, मंजिष्ठा और काढ़ा, तिल का काढ़ा। फिर पत्रांगा सोदश मूलारिष्ट तो है ही, इसका भी काफी अच्छे से इस प्रकार से गर्भाशय शोधन के केसेस में या जहां पर आपको वात की विकृति मिलती है ऐसे में भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो ये आज हमने देखा जो एक प्रकार से गर्भाशय का शोधन का कंसेप्ट क्या है, एंड देन बल्की यूट्रस। सो बल्की यूट्रस का तो डिटेल में मैंने बता दिया है। इस प्रकार से एक शिग्रू का भी यूज किया जा सकता है। और फिर आरोग्यवर्धिनी, जहाँ पे जो अभी तो बाकी जो है आपका प्लान रिलेटेड सिम्टम्स के साथ होगा, जैसे अगर सिस्ट वगैरह की केस है तो उसमें चंद्रप्रभा, कंचनार, वरुण वगैरह काम करेंगे। ऐसे करके आपको प्लान करना पड़ेगा। तो ये मैंने मेरी तरफ से बताया। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपने कुछ अनुभव बताइए गर्भाशय शोधन के एंड विद द इस प्रकार से। यस मैम, बोलिए। नमस्कार सभी को। बोलिए मैम, नमस्ते। माधुरी जी। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, मैम। बोलिए। अच्छा बताया, ये यूज हम लोग करते ही है मोस्टली ड्रग्स, आपने तो बताया। हम्म। जीरक, दशमूल, लोद्र, मंजिष्ठा, दारू हरिद्रा भी मैम यूज तो ये सब। बिल्कुल हाँ बिल्कुल मतलब मोस्टली रहते ही है कॉम्बिनेशन में या टैबलेट में, तो होता ही है मैम बिल्कुल। ऐसे। और सर्जर ऑयल की बस्ती वगैरह मैम ये सब अच्छा काम करता है, सही यस, है। बट आपने कभी डिटॉक्सिफिकेशन का ये किया क्या? ऐसे मैम इस- मैंने यूट्रस में बोलते हैं ना वो बस्ती वगैरह ऐसे नहीं दिया, उत्तर बस्ती नहीं दिया नहीं, आपने कभी किसी पेशेंट को यूट्रस डिटॉक्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीट किया क्या? मैम मैंने जैसे अभी लगता है सर्विसाइटिस है या ल्यूकोरिया है तो सोचती हूँ कि इधर इन्फ्लेमेशन है ना, तो हम्म एटलीस्ट इन्फ्लेमेशन, ये सब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो एनाल्जेसिक, जो मंजिष्ठा वगैरह, हम्म वो अपने हम्म आप वो तो शोधन भी करेगी ना। क्योंकि इधर हम्म, मुंबई में ना किसी को टिपिकल बस्ती लेने में, विरेचन लेने में कोई ये नहीं, टाइम नहीं वो नहीं सब। रहता। हाँ तो ऐसे सोच के ही शमन चिकित्सा में ही देना पड़ता है कि ना, भले हम्म उसको कोई ज्यादा ये नहीं, रेगुलराइज भी करना है तो ना टैबलेट देके चूर्ण का कॉम्बिनेशन देके ही शोधन करना पड़ता है। मतलब यस। उधर का इन्फ्लेमेशन वगैरह उसका टोन अच्छा लाए, अभी पत्तीकर में ही डाल के बोलते ना, मंजिष्ठा डालिए, दारू डालिए, लोध उसमें ही डाल के या त्रिफला में डाल के देते, क्योंकि इधर युक्ति से ही काम करना पड़ता है। पंचकर्म बिल्कुल, रेडी है तो फिर जैसा शमन से। देश वैसा भेष करना पड़ेगा ना, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो लेडी घर को 8 बजे छोड़ती है घर, या उससे भी जल्दी, इधर ट्रेन का टाइम, और शाम को रात को इतने बजे आएगी, फिर उसको क्या क्या बोलूंगी, शोधन सब करो और क्या करो। नहीं, मुंबई की लाइफस्टाइल तो बाप रे इतना सब पॉसिबल एक्चुअली नहीं है, सच बात है ये तो। यही, इसलिए फिर शमन से ही करने का जो है। बिल्कुल। बोलिए मैम, रचना जी, डॉक्टर रचना। अच्छा कर रहे आपने, ट्रीटमेंट प्लान तो बहुत अच्छा दिया मैम, वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैम उसको ना 2-3 महीने पहले भी जब वो आई थी तो उसको कोई डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बन रहे थे उस पेशेंट को, हम्म और तो लो एमएच था, तो मैंने वमन से स्टार्ट किया क्योंकि ओबीज भी थी पेशेंट, बाकी हम्म हार्मोन सारे नॉर्मल थे उसके। और हम्म मैंने नट्स से और ये सब कुछ बाकी और ट्रीटमेंट भी दिए थे, अभी तो मुझे नहीं याद, पर 2 महीने क्या था, वो जो सावन थे तो उन लोगों का व्रत था, मतलब उन्हें हम्म एब्स्टिनेंस रखना था। तो उस बीच में मैंने उसको पिच्चू के लिए प्रिपेयर किया। तो मैंने फलगृत की पिचू दी 4-5 दिन दोनों साइकिल में, और बस्तियां देती रही, और शीर बला की देती थी आधा साइकिल, मतलब जो ओव्यूलेटरी फेज होती है, और लास्ट में पीरियड के पहले मैं सहस्रादी तेल की देती थी। इस तरह से करके जब अभी इस बार उसने फॉलिकुलर स्टडी कराई तो मैं बहुत खुश हुई कि इस बार उसको फॉलिकल बन गया, और अच्छा। एंडोमेट्रियल थिकनेस भी बहुत अच्छी थी। लेकिन अभी मैंने उसको परसों चित्रगादी स्टार्ट करी थी, तो अभी वो आज ये रिपोर्ट है उसकी। तो आज हम्म कल मैंने उसको बोला था कि सहस्रादी तेल की मात्रा बस्ती ले, लेकिन उसने मेरा मैसेज रीड नहीं करा, वो दूर रहती है, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया था, कल उसने लिया नहीं। तो आज मेरी उससे बात हुई, तो आज वो ले लेगी, और मैंने उसको कैस्टर ऑयल भी लेने के लिए बोला है 2 चम्मच रात में।
तो क्या मैम हो जाएगा? मुझे तो बहुत टेंशन हो गई कि हेमरेजिक हो गया तो मींस ब्लीड कर गया वो, और कुछ नहीं, अब क्या होगा उसमें। अच्छा, और मैम किसी को कुछ ऐड करना है इसमें बताइए, मैडम ने सारी ट्रीटमेंट तो बता दी है, डाली भी है। अभी अभी क्या हो रहा है इसको? मैम कुछ नहीं, एक्चुअली क्या था, उसको रप्चर होना चाहिए था जब नहीं हुआ। अच्छा साइज था फॉलिकल का, और सब कुछ अच्छा था, एंडोमेट्रियल थिकनेस भी अबाउट मात्रा 9। बस्ती दे दी ना आपने, स्टार्ट की है ना मात्रा बस्ती? आज वो लेगी, आज लेगी वो, क्योंकि कल लेना था, कल वो नहीं ले पाई, उसका आ नहीं पाया ऑयल, और वो मेरे पास भी नहीं आई, तो कल मिस हो मैम गई कुछ उसकी। त्रिभंग वगैरह आपने? नहीं मैम, त्रिभंग तो नहीं भस्म दिया मैंने, कुछ? मैं वो भस्म कुछ? मैम मैं उसको पहले शुरू के स्टार्टिंग डेज में वो दे रही थी, पुष्पधन्वा और लक्ष्मणा लौ, हम्म। और उसी से उसका फॉलिकल मतलब जो शायद पिच्चू से या फलगत पिच्चू से या जो भी, और शीरबला की मात्रावस्थी चल रही थी उसकी अभी तक शुरू से। हम्म। मैंने फिफ्थ डे से मैंने स्टार्ट करी थी शीरबला की मात्रावस्थी, तो इस बार अच्छे से फॉलिकल उसका बना, और आपने देखा ही रिपोर्ट में सब कुछ बढ़िया था। लेकिन बढ़िया था। हाँ, प्रॉब्लम आई रप्चर के टाइम पे, जो उसको रप्चर होना चाहिए उसकी जगह वो मैंने हिमरेज। कुछ शतपुष्पा का यूज किया है क्या आपने? शतपुष्पा या शतावरी या फलग्रुत? मैम शतावरी का मैं शीरपाक दे रही थी उसको, और नस्य दिया क्या फलगृत आपने? नस्य नस मैंने 2 दिन दिया है, परसों और कल, वो और आज कंटिन्यू करिए ना नस्य जरा। नस से मैंने, अब मैंने बोला तो है, आज मेरी बात हुई है तो सहस्रादी तेल की मात्रा बस्ती अभी वो स्टार्ट कर रही है, 2-3 दिन के लिए मैंने बोला लेने के लिए, हम्म। और नस से भी। मैम फलग्रुत पान भी करवाइए ना। मैम वो फलगृत डायरेक्ट नहीं पी पाती है, तो यहाँ पे कैप्सूल मिल जाते हैं उसके हाँ फलगृत ठीक के, है ना, ठीक है ना। वो लेती है। और बस्ती बस्ती मैंने शीरबला से फलगृत पे कन्वर्ट कराने को बोला है, मैंने कहा 2-3 दिन सहस्रादी की ले ले, फिर फलगृत हाँ की बस्ती स्टार्ट कर दे लास्ट के, मतलब जो पोस्ट ओविलेटरी फेज है उसमें। मैम मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं पहले एक्चुअली शीरबला ना की मैम, देती हूँ। मुझे लगता है ना फिर मतलब सहचर तो अच्छा ही काम करेगा। एक नारायण तेल का भी उत्तर बस्ती या मात्रा बस्ती बहुत अच्छा रहेगा। नारायण तेल का भी मात्रा बस्ती अगर देते हैं ना हाँ तो मैम, रिजल्ट चीज अच्छे मिलते हैं। अभी सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, मैं ये भी पूछना चाहती थी कि जैसे हेमरेजिक सिस्ट बन गई अब, तो हम्म। अब इसमें कोई चांस है क्या? नहीं, चांस, कोई चांस नहीं। हाँ ये मैं मतलब ये मुझे लग रहा था कि अब इसमें तो कोई चांस नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि ब्लीड कर गया अंदर ही, मीन्स ये अंदर ही कुछ ब्लीड कर नहीं गए। हुआ इसमें, मेरी मेडिसिन से असर तो हुआ नहीं उसको, बट ये, लेकिन हाँ नहीं नहीं, अभी हेमोरेजिक सिस्ट अभी बनी है मैम, पहले से है? मैम आज ही बनी है, आज कल आप देखिए रिपोर्ट, कल तक ठीक था, कल तक ठीक कल था। तक, हाँ कल तक नहीं था, ये अच्छे से ग्रो कर रहा था, रप्चर होना चाहिए था, तो रप्चर की जगह हेमरेजिक सिस्ट में कन्वर्ट हो गया, ये है। तो ये तो फिर कहाँ पे उपयोग नहीं गलती हुई? होगा फिर मैम, जैसे कुछ भी देकर ना क्या मैम? उपयोग नहीं होगा फिर? हाँ मैम, वो ब्लीड हो गया ना, इंटरनली ब्लीड हो गया वो। तो क्या लग रहा है ना मुझे कि हम, जैसे आप कंटिन्यू करिएगा फलग्रुत होगी बस्ती वगैरह, बट इस महीने को छोड़ ही देना पड़ेगा फिर, ऐसे अगर हुआ तो। अभी कौन सा दिन है? 14 हो गए ना, 13-14। नहीं नहीं, आज तो उसका 18th 19। डे है, थोड़ा कितना? सा क्योंकि लेट भी था तो वो कोई बात नहीं, वो तो मैं सोच रही थी कि चलो रप्चर अगर हो जाता तो वो मे बी कंसीव हो जाती, क्योंकि उसको और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, उसको फॉलिकल बनते ही नहीं थे, और मैम इतना ट्रीटमेंट करने के बाद फॉलिकल बना है, ये फर्स्ट टाइम है जब उसको फॉलिकल बना है इस बार, सच बात मतलब है, बना के मतलब बनते होते तो है ही, वो ग्रो करा है मीन्स। सच बात है। बट वो सिस्ट क्यों बन गई अभी पता नहीं अचानक से ना, क्या? हाँ जी जी। अम, मैडम ये पीसीओडी है, पीसीओडी। जी मैम, नहीं नहीं मैम, उसको पीसीओडी नहीं है, बहुत अच्छा रेगुलर साइकिल है, ओबेस जरूर थी वो थोड़ी, तो मैंने उसके लिए वमन विरेचन वगैरह सब उसका पहले करवाया था, मैंने पूरा शोधन करवा के स्टार्ट करा था उसको, और अच्छा। उसका फॉलिकल 2 महीने पहले भी नहीं बना था, फिर 2 महीने उसने ब्रेक लिया था, तो अच्छा ही हुआ एब्सटिनेंस उसने रखा, तो मैंने उस बीच में उसको सारी मतलब वो दी मेडिसिन, जिससे उसका बल जो होती है यूट्रस के लिए, जैसे फलघृत की उत्तर बस्ती के लिए बार बार वो नहीं तैयार थी, तो मैंने पिच्चू रखे उन डेज में जिन डेज में हम उत्तर बस्ती करते हैं, और मैंने उसको बस्तियां दी है, शीरबला वगैरह की दी, सब मैंने प्रॉपर करा पूरा, और यहाँ आने के बाद इस बार इस महीने जब वो गई फॉलिकुलर स्टडी के लिए, तो उसका फॉलिकल मतलब ग्रो भी कर रहा था अच्छे से। आप मैडम रिपोर्ट अभी उसमें हेतु का सेवन हुआ होगा ना, पित्त प्रकोप या वात का, लाइक कुछ तो मैम एक्चुअली क्या है ना, पित्त सिस्ट प्रकोप बनने तो के हमें लिए? हम देते ही है इस समय,
जब हमें ये करवाना होता है रप्चर। तो थोड़ा मैंने वो कुछ परसों ज्यादा हो गया तो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, मतलब उसमें जाकर कॉर्पस ल्यूटियम में ये सिस्ट बन गई ना। मैडम वेट एंड वॉच कीजिए, रिजॉल्व हो हम्म, जाएगा। हो सकता लेकिन है, हो भी सकता है। कंसीव नहीं होगी वो। हाँ हाँ मैम, लग तो कंसीव मुझे रहा है कि रिजॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा साइज नहीं है, साइज तो वही है ना 20 mm जो फॉलिकल का साइज होता है। हम्म। तो हम्म बस ये है कि मैं ये जानना चाह रही थी कि ये जो हेमरेज हुआ ये क्यों हुआ। जैसे मैंने चित्रकादी बटी दी उस 2 TDS, अभी परसों से ही स्टार्ट है। करती, परसों शाम दोपहर से, हो और फिर सकता है कल मैम उष्ण गुण के कारण ना, पित्त के उष्ण और तीक्ष्ण गुण के साथ ही हुआ है ना, जो भी हुआ है। तो हाँ, तो क्या चित्र मैम थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम इरिटेट मैंने करता है ना, चित्रक हाँ इरिटेट करता है ना म्यूकस मेम्ब्रेन को, तो में भी संभावना बढ़ती है। हाँ, वैसे तो मैम मैं देती हूँ हमेशा, जैसे चित्रकादी बटी देती हूँ मैं हाँ, रप्चर देते के हैं, लिए। सभी लोग तो देते हैं, हाँ बट मे हाँ बी अभी नेक्स्ट उसकी इसको सीजन शायद या छूट उस नहीं चला, खानपान की ऋतु के साथ भी हो सकता है। तो मैम इसको फिर कुछ गलत और दें, जैसे कि लहसुनादी बटी दें, वो भी तो देते हैं अगर मे बी पित्त। उसको तीक्ष्ण पड़ गया मैम, दोनों भी हाँ ना, वही, लहसुन और ये जो दिया ना आपने चित्रक, दोनों उसको उष्ण पड़ गए। कुछ जी अनुपान जी। बदलना चाहिए था, समथिंग हैपन रॉन्गली, कुछ तो गलत तरीके से हुआ। तो फिर मैम नेक्स्ट टाइम में क्या, मतलब मैं अभी इस बार तो खैर अब तो गया ये सेशन तो उसका, लेकिन मैं हम्म। सोची थी नेक्स्ट में क्या करें, क्योंकि वो नेक्स्ट पेशेंट जो है मैडम उसको कोई अनओव्युलेटरी साइकिल चाहिए। नेक्स्ट में ओवरी ओवरी स्टिमुलेशन नको। मैम और कुछ तो मैं देती नहीं ओवरी स्टिमुलेशन के लिए, मैं पुष्प धनवा ही देती हूँ सिर्फ, तो वो भी ना दूं ये आप कह रहे हो नेक्स्ट साइकिल। हाँ हाँ, सिर्फ ठीक है मैम, रेस्ट चाहिए ओवरी को। ठीक है। और और मैम किसी का कुछ विचार, बोलिए। आरसिया जी, मंदाकिनी जी और माधुरी, सुचेता जी। हाँ बोलिए रचना, बोलिए। हाँ मैम मैं ये कह रही थी, वैसे अगर आप लोग पूरी रिपोर्ट देखिएगा तो कोई हाइपर स्टिमुलेशन भी नहीं था उसको, सिंगल फॉलिकल डेवलप हो रहा था। अ, वही देख रही तो हूँ मैं। हाँ, आपने तो एक ही भेजा है ना, दूसरा तो कुछ रिपोर्ट नहीं है ना, सिर्फ पूर्ण। मैम इसी में है ना पूरी जो भी राइट, शुरू से। हाँ राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी इसका दिया वाला है ना, ये एंडोमेट्रियल थिकनेस दी है। ये तो सही है, सारा थिकनेस सब भी कुछ सही सही है है। मैम, बस अगर ये रप्चर हो जाता अगर आज, तो ये सब कुछ ओके था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। प्राइमरी है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है ना। मैम इसका 10 साल का बच्चा है, हाँ, उसके बाद से इसको नहीं कंसीव हुआ दोबारा। काकवंद्य टाइप की है, काकवंद्य। और ये लो एमएच था इसका, अभी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी नहीं याद है, लेकिन लो एमएच लेकिन करके ही वजन आई थी वजन मेरे भी पास। बढ़ा हुआ था ना, वजन भी बढ़ा हुआ था ना। obese है, क्योंकि वैसे भी हाइट भी इसकी बहुत अच्छी है, 5'7" के आसपास हाइट है, और वेट भी इसका 80+ अच्छा। था। तो मैंने वमन विरेचन इसीलिए प्लान करा था, और करा भी मैंने, इसने करवाया वमन विरेचन बस्ती, मैंने सब करा था इसका। तो मैडम कौन से दिन का यूएसजी रिपोर्ट है ये? मैम एक्चुअली आज उसका डे 19 है, उसको थोड़ा लेट डेवलप हुआ था फॉलिकल। 4 डेज के बाद यूएसजी करिए फिर। 4 days के बाद हाँ, उससे रिजॉल्व होता है या या नहीं, नहीं होता। या मैं साइज बढ़ती है। अभी मैंने उसको बोला है कि 2 दिन वो शहजादी तेल की बस्ती ले, 2 दिन, और इसके साथ मैंने बोला रिलेशन भी रखने के लिए उसको, मैंने सोचा कि मे बी, हाँ मतलब हाँ, अब तो चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको तो बोला। देख ली, और ट्राई करिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हो सकता है ना ऐसे, एकदम से 900% तो नहीं कह सकते। जी, हाँ और मैं रिपोर्ट का भी नहीं कुछ कह सकते, मे बी उनसे कुछ गलती हुई हो रिपोर्ट जो बनाते हैं। तो अभी अभी तो तो बी मैंने ये पॉजिटिव बोला पेशेंट को है। भी कुछ ऐसे मत बोलिएगा, बी पॉजिटिव, वेट एंड हाँ, वॉच। अरे मैम वो जब उसको ये डेवलप हुआ ना फॉलिकल, तो वो इसी में इतनी खुश हो गई थी कि एटलीस्ट डेवलप हुआ, उसको यही लग रहा था कि मैम ये पिच्चू से बहुत फायदा हुआ। नहीं, पीछू से होता ही है मैम। हेलो। मैम सूजन वगैरह कुछ थी क्या पहले, एंडोमेट्रियोसिस नहीं वगैरह नहीं जैसे? नहीं नहीं मैम, उसको नहीं। ये सब कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, अभी तो लाइक आई थिंक फिर जो चल रहा है उसको चलने दीजिएगा।
अभी मुझे क्या लग रहा है ना, सारे लोगों, आप बताइए अरे थोड़ा इसमें यार। पित्त शमन पॉइंट ऑफ व्यू से काम करे क्या अभी, लाइक कोई मुक्ता भस्म या प्रवाह देंगे क्या, है ना माधुरी? मैम मुझे लगता है अभी सहचर बस्ती भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि थोड़ा हिमरेज बल बढ़ मिलेगा जाएगा ना, उससे गर्भाशय और को पित्त का शमन करते हैं ना, थोड़ा बल मिलेगा ना, ऐसे तो विचार करें। चंदन वाला ज्यादा ठीक रहेगी अभी, चंदन हम्म वाला की मात्रा उससे हिमरेज बढ़ जाएगा उससे, सहचर तेल से। हम्म। हाँ रचना, जरा सोचिए आप ना, या फिर फलग्रुत की मात्रा बस्ती दीजिएगा, क्या फर्क पड़ने वाला? डॉक्टर रचना? डॉक्टर रचना जी, फलग्रुत की भी ठीक रहेगी ना? आई थिंक उनका आवाज चला गया। यस बोलिए सभी लोग, और किसी का कुछ विचार इसमें? संपदा जी? मैडम वेट एंड वॉच एंड मॉनिटर यूएजी मॉनिटरिंग। नहीं, पित्त मैम शमन करे पेशेंट तो का अच्छा वेट है। वेट वेट वगैरह क्या है, मतलब नींद एंड क्लीन हो गई क्या वो अभी ज्यादा कुछ ऐसा? अगर ऐसा कुछ है तो ब्राह्मणीय तरफ से दे ही सकते हैं ना। क्या दे सकते मंदाकिनी? मैम मैम ब्राह्मणीय तरफ से दे सकते हैं ना उसको, अगर कुछ ऐसा हाँ। ज्यादा नींद एंड क्लीन हो गई है तो हम्म। ना, वो भी तो देखना पड़ेगा ना हम लोगों ओवरवेट, को। ओवरवेट है मैम वो पेशेंट। अच्छा अभी ओवर वेट है। मैम पाचक तो चला ही सकते हैं, और ऐसे मतलब, और ये आप जो बता अभी रहे नहीं, थे अभी पाचक क्या देंगे ना, अभी मुझे नहीं लगता पाचक, अभी तो बल बढ़ाना है, पित्त शमन करवाना, यही अच्छा लगता है मुझे, यही सही रहेगा। हाँ पाचक अभी वो चला सकते हिमरेज जो हैं। इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको ठीक करना पड़ेगा पहले। मैम पाचक नहीं इन्फ्लेमेशन ठीक करेगा, टीकेटी रक्त भी दे सकते हैं अभी। अभी जैसे मैडम ने बताया, मुझे लगता है वही करना चाहिए, थोड़ा सा वेट एंड वॉच। आ गई डॉक्टर रचना जी। हाँ डॉक्टर रचना बोलिए मैम, हम लोग क्या बोल रहे थे कि शीत गुण वाला ही यूज करें, आप पित्त शमन और शीत। तो मैम फलग्रुत का नाभि मात्रा पूर्ण बस्ती में दे सकती है ना, फलग्रुत का? हाँ बोलिए बोलिए, सभी लोग बोलिए, मंदाकिनी जी कुछ कह रही थी, बोलिए। मैम नाभि पूर्ण वगैरह तो कुछ ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ नाभि पूरन तो दे सकते हैं, शीत कोई भी नारियल तेल का या और इवन चंदन का लगा। ये सिरो पीछू वगैरह भी दे सकते हैं, है ना। सिरो पीछू वगैरह करा सकते हैं, थोड़ा सा ब्रेन का भी मतलब रहेगा। हाँ हाँ कर जैसे सकते हैं, सब बोला है तो कर सकते हैं। रचना जी, सभी का विचार है कि वेट एंड वॉच, बल्य चिकित्सा और पित्त शमन चिकित्सा बेस्ट रहेगी। मॅडम मला एका पेशंट बद्दल विचारायचं होतं. हाँ बोला ना। 17 वर्षाची आहे मुलगी, आणि तिला 14व्या वर्षी पहिल्यांदा पिरियड्स आले. नंतर आदनमधनं यायचे 4-5 महिन्यांनी, आणि आता 1 वर्षभर मध्ये आलेच नव्हते. 74 किलो वजन होतं पेशंट. हा 55 हे 5.5 हाईट आहे. मग तिला रेग्युलर मागे एकदा विचारलं होतं, तुम्ही सांगितलेलं हे केलं फॉलो. मग मॅक्झिमम ट्रीटमेंट किती दिवस द्यायची? 9 महिने, 12 महिने? काय आलं मग, फरक काय पडला का? फरक आहे, चांगला फरक आहे. वेट पण कमी, थोडस कमी झालंय, फार नाही, 2-3 किलो. आणि पिरियड्स येतात आता महिन्याला. पण ट्रीटमेंट किती महिने द्यायची? आता रेग्युलर आहे सगळं, आता म्हणजे काय काय लक्षणं आणि काय क्या क्या फर्क पड़ा है तो जैसे? कितने दिन हुए वेट ज्यादा ट्रीटमेंट कम में? नहीं हुआ, हर्सुटिज्म है, हिरसुटिज्म और ओबेसिटी भी है, लेकिन पीरियड्स 1 ईयर नहीं थे। 1 अभी ईयर आप नहीं कितने थे। दिन से दे रहे हो मैम ट्रीटमेंट? देके कितने दिन हो गए? अभी 4th मंथ है, 4 महीने। अभी कितना वेट हुआ अभी? 71। तो अभी भी बहुत ज्यादा वेट है। हाँ, वो डाइट शेड्यूल फॉलो नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, बताने पर भी।
मैम और 2 महीने करिए, एटलीस्ट 6 महीने तो भी चलना चाहिए ना। हाँ, अच्छा। जब तक उसका वेट ठीक नहीं हो जाता, थोड़ा हर्षितेशन ठीक नहीं विरेज हो एक बार जाता। फिर से ना उसको गूगल चलाइए और उद्वर्तन करते रहिए, ताकि सर्कुलेशन अच्छा जा- बना रहेगा, मेद भी विलेट हो जाएगा। हम्म, हो सके मैडम तो क्लासिकल पेशेंट वमन विरेचन करवाइए। वमन में मैंने कभी किया नहीं मैडम, बस्ती विरेचन ही किया है। अभी तो उस विरेचन पेशेंट करवा का दें। कुछ नहीं किया, पंचकर्म नहीं, ओपीडी लेवल पे ही दे रही हूँ। एटलीस्ट सद्य वमन सद्य विरेचन करवाइए, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट कंटिन्यू करिए। ओके। हम्म, और करिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है 2 महीने 3 महीने, जब हाँ, तक ऐसा उसका कुछ नहीं प्रॉपर होता सब है, कुछ ठीक नहीं हो जाता है ना। कर सकते हैं, और 2 महीने कंटिन्यू करेंगे तो ठीक रहेगा ना वो, और थोड़ा वजन कम करने के लिए प्रयास करेंगे तो आगे की उसकी हम्म। लाइफ के लिए अच्छा रहेगा ना, हार्मोन्स भी अच्छे हम्म। रहेंगे जैसे। और किसी का कोई सवाल, या आई थिंक सभी को आइडिया आ गई। रचना जी, आपको क्या करना है? डॉक्टर रचना, तो आई थिंक आज के लिए रुके। आज हमने गर्भाशय शोधन को एक नए तरीके से देखा, और बल्कि यूट्रस को भी। डॉक्टर सुचेता जी, चलिए फिर, आई होप कि ये सत्र आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा आगे के प्लान के लिए। ओके मैम, चलिए फिर आज के लिए रुके। यस मैम, थैंक यू रचना, मैम। डॉक्टर रचना, आपका ये समाधान हुआ कि नहीं आपके पेशेंट के लिए? आई थिंक उनके पास पेशेंट्स है। ओके, आज आई थिंक सुचिता जी भी काफी बिजी है। सो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है पेशेंट्स आ रहे तो। सहचरादि तेल और सर्प तेल की मात्रा बस डाला है डॉक्टर शैलेंद्र जी ने। ओके सर, थैंक यू। तो चलिए, बल्कि यूट्रस एंड गर्भाशय डिटॉक्सिफिकेशन को एक नए आयाम तक ले जाते हैं। धन्यवाद सभी का, नमस्कार।